हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में आए हुए प्रश्न हैं, यानी ये विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं। और इसमें दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आपको बता दें, ये फिजिक्स पार्ट 2 यानी फिजिक्स सेकेंड पार्ट के संपूर्ण किताब के प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन पेपर से पिक किया है। कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी लिखना है। तो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। जहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, a क्या है? प्रिज्म कोण, और इसी को दोस्तों अपवर्तक कोण भी कहा जाता है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और n क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक है ना। भिन्न भिन्न पदार्थों का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। और जो डेल्टा m है इसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। जब भी इस तरह से प्रश्न आया आपका कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखना है, देन आपको ये फार्मूला लिखना है और इसमें जितने सिंबल हैं उसको लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की जो क्षमता है उसे कहते हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर दो वस्तुएं रखी हैं, ये दो वस्तुएं रखी हैं और दोनों निकट वस्तु रखी हैं, ठीक। और यहाँ पर कोई दूरदर्शी है और इस दूरदर्शी के द्वारा इन दोनों, यानी यही तो कहा गया है ना कि यहाँ पर दूरदर्शी द्वारा दूर रखी है, तो यहाँ से दूर की दूर रखी है, और ये जबकि दोनों क्या है? समीपवर्ती हैं। समीपवर्ती का मतलब क्या है? दोनों पास पास रखे हैं। और इनको हम दूर से जनरली देखेंगे तो ये एकदम नज़दीक दिखाई देंगी, लेकिन अगर दूरदर्शी द्वारा जब देखें और ये दोनों अलग अलग एकदम स्पष्ट दिखाई दें तो इसी क्षमता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी क्षमता को कहते हैं विभेदन क्षमता। विभेदन का मतलब दोनों को विभेद कर दें, हम अलग कर दें। क्योंकि हम नॉर्मली अगर इसको दूर से देखेंगे तो ये दोनों एक लगेंगी, लेकिन दूरदर्शी द्वारा जब देखते हैं ये दोनों अलग अलग स्पष्ट दिखाई देंगी, और इसी क्षमता को हम कहते हैं विभेदन क्षमता। इसमें कभी कभार ये पूछ लेता है कि विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में संबंध। तो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 विभेदन सीमा, और इसी के बराबर होता है d अपान यहाँ से 1.22 एंगस्ट्रॉम, ठीक, लेम्डा होता है। और d क्या है फ्रेंड्स? अभिदृश्यक लेंस का द्वारक है, और लेम्डा क्या है? यह है तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। ये अब की साल भी पूछा गया था कि परावर्ती दूरदर्शी की क्या विशेषता है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि अन्य दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी की क्या उपयोगिता होती है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो ध्यान से समझिएगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझना दोस्तों कि परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला व स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, ठीक, एकदम साफ सुथरा बनता है और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कि परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। कहने का मतलब प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि उसका कलर क्या हो कि एकदम अलग हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो नेचुरल कलर होता है वो हमें उपलब्ध कराता है कौन? परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था कि लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दोस्तों कहते हैं द्वितीय फोकस। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है और यहाँ पर कोई लेंस है और उसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। हमें पता है कि ये लेंस से प्रवेश करने के बाद या अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष से यहाँ द्वितीय फोकस से जाती है। तो हम परिभाषा के तौर पर यही कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम बोलते हैं द्वितीय फोकस, है ना। आप यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम कहते हैं प्रथम फोकस, ठीक, सॉरी द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस तो ये है और प्रथम फोकस की परिभाषा ये होती है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी इसी का अपोजिट, तब वो हो जाएगा प्रथम फोकस। बात समझ में आई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। हालांकि आपको देखने में ये परिभाषा बहुत ही लंबा लगेगा, बाकी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की जो तीव्रता है कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे क्या है, कोई स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की तरंगें चल रही हैं दोस्तों इस तरह से, तो हमें पता है कि कुछ स्थान पे मैक्सिमम, कुछ स्थान पे मिनिमम ना, मैक्सिमम ऐसे चलेगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि कुछ स्थान पर जो तीव्रता होती है अधिकतम, कुछ बिंदु पर न्यूनतम, तो इस घटना को ही कहा जाता है व्यतिकरण। अब जहाँ पर तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी दोस्तों, उसी को संपोषी व्यतिकरण कह देते हैं और जहाँ पर न्यूनतम होती है उसी को विनाशी व्यतिकरण भी कह देते हैं। बात समझ में आ गया। परिभाषा क्या है कि जब क्या है, किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति और समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ चलें, ठीक, दो तरंगे मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण बोले तो मिलना होता है। अध्यारोपण का मतलब होता है दोस्तों मिलना। उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है, मान लेते हैं यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, तो कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अगर आ जाए कि संपोषी व्यतिकरण कहते हैं तो जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण और जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। अभी जो प्रकाश की व्यतिकरण की घटना हुई है इनके लिए क्या शर्तें हैं, कौन सी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए तभी व्यतिकरण होगा। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, जो पहली शर्त है कि दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, यानी जो प्रकाश स्रोत होने चाहिए फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे के निकट होने चाहिए जहाँ से तरंगे जब निकले। दूसरा है कि दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब ये प्रकाश फैले, ठीक ना, बहुत इसका बड़ा होल नहीं होना चाहिए। अगला है कि दोनों तरंगों के आयाम, इनके जो आयाम है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि दोनों स्रोतों की आवृत्तियां एवं या फिर हम तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। आप एक एक करके ऐसे स्क्रीनशॉट करते चलिएगा और बाकी सारे चीज़ हम ऐसे देखते चलेंगे। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं।
देहली आवृत्ति और कार्यफलन दोनों आप इस फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। पहले हम परिभाषा बताते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे कोई धातु है और इस पर हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक। जब हम इस पर कोई प्रकाश डालेंगे तो उस प्रकाश की आवृत्ति कुछ न कुछ तो निश्चित होनी चाहिए। जब यह इस पर प्रकाश डालते हैं, यानी ये धातु की सतह है फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, जब इस पर हम hν यानी hν ये होता है क्या, फोटॉन की ऊर्जा, इस पर कोई प्रकाश डालते हैं तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। हमें पता है कि धातु है, जब इस पे क्या है, प्रकाश डाला जाएगा तो ये गर्म होगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। तो वही चीज होता है, हमें समझना है कि देहली आवृत्ति, तो किसी धातु की सतह पर आपतित वह निश्चित आवृत्ति व या न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या बताया कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, यानी इस धातु की सतह पर इतनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकलने लगे, तो इसी आवृत्ति को अपन बोलते हैं देहली आवृत्ति। और इससे न्यू नॉट से दर्शाया जाता है, न्यू नॉट इसे पढ़ा जाता है, ठीक। अगर यहाँ से न्यू अकेले होता तो उसको फोटॉन की आवृत्ति पढ़ते हैं। अगला है कार्यफलन। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी में कार्यफलन भी हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धातु की सतह पर किया गया वह न्यूनतम कार्य या फिर वह ऊर्जा जो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू कर दे, उसे कहते हैं कार्यफलन। या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी इस धातु की सतह पर इतनी न्यूनतम ऊर्जा प्रदान की जाए कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, तो उसी ऊर्जा को कहते हैं फ्रेंड्स कार्यफलन। बात समझ में आई कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी हमें इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इस धातु की सतह पर जो ऊर्जा होगी या जो कार्य किया जाएगा उसी को अपन बोलते हैं कार्यफलन। इसे क्या है, W0 या W अकेले से दर्शाते हैं, ठीक। W0 बराबर हम hν0 लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, ठीक। इसका वैल्यू भी आपको पता होगा कि 6.6 × 10⁻34 जूल, ठीक ना। और ये ν0 क्या है, देहली आवृत्ति। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। शायद ही ऐसा कोई सेट होगा जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ध्यान से समझिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। अब देखिए इसको आपको यहाँ से पढ़ने में तो बहुत ही ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा है, लेकिन डोंट वरी मेरे रसगुल्लों, यहाँ से आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। मान लेते हैं क्या है कि कोई ये परमाणु है, कोई परमाणु है ना, अरे थोड़ा गोला गड़बड़ हो रहा है, डोंट वरी। और उसके बाद ये मान लेते हैं इसकी कक्षाएं हैं, ठीक, या इसको इससे समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा। और ये रदरफोर्ड ने ये बताया था, रदरफोर्ड के अनुसार, क्योंकि उन्हीं के परमाणु मॉडल में हमें कमियां निकालना है, क्या कमियां हैं, तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जब कोई, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, नाभिक है, इसमें हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इन्होंने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये लगातार ऐसे घूमता रहेगा, ऊर्जा की कमी होने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिर जाएगा, है ना। भाई क्या है, ये नाभिक है और इसके चारों ओर इन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, धीरे धीरे ऊर्जा कम होगी, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये एक दोष है,
ठीक, तो यहाँ पर लिखना क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो मुख्य कमियां थी, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य 2 कमियां थी। पहला क्या है, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते हैं कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अभी वही हमने आपको बताया। फिर आगे कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह क्या थी, एक इनकी कमी थी, वही तो बताया। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें घूमेगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट होगी, कम होगी और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये एक कमी हो गई। और दूसरी कमी देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो दूसरी कमी ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव और त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में घूमता है, जबकि ये क्या है, ये भी एक दोष है, इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है। ठीक, यहां से वही तो कह रहा ना कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। कहने का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन केवल क्या है, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है, जिसका कोणीय संवेग mvr होता है ना, बराबर h/2 पाई कर, ऐसा है h/2 पाई करके। ठीक, आपको इसको पहले भी बताया है। तो ये क्या थी, इनके परमाणु मॉडल में 2 कमियां थी। एक रहा इनके क्या है, अस्थायित्व को लेकर, और दूसरा क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम को लेकर के। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बल किसे कहते हैं और इनके गुण लिखिए। और ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था कि नाभिकीय बल क्या है। अब देखिए, हमें पता है दोस्तों, जो नाभिक है, हमें पता है कि जैसे परमाणु है, तो परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियन। अगर पूछ ले न्यूक्लियन किसे कहते हैं, तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं, इसके द्रव्यमान का जो योग होता है वो न्यूक्लियनों का योग होता है, या न्यूक्लियन अकेले इसको बोलते हैं। ठीक, बस इतना समझना है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर न्यूक्लियन। और ये जो दोनों कण बंधे होते हैं तो किसी न किसी बल द्वारा बंधे होंगे, नहीं तो ये तो बाहर निकल जाते, और उसी बल को अपन कहते हैं नाभिकीय बल। है ना आसान। कैसे लिखेंगे परिभाषा, कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसे ही कहते हैं नाभिकीय बल। यानी जो बल नाभिक के न्यूक्लियन को बांध कर रखता है, उस बल को कहते हैं अपन नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल के क्या है, गुण क्या है, कि ये बल आकर्षण बल होते हैं। अगर प्रतिकर्षण होते तो एक दूसरे को बांध कर नहीं रख पाते, है ना। दूसरा है कि ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं। अगला है कि ये बल लघु परिसर के होते हैं, यानी ये बल क्या होते हैं, लघु, इनके जो परिसर होती है सीमा वो बहुत विशाल नहीं होती, ये लघु परिसर वाले बल होते हैं। तो ये रहा नाभिकीय बल और इनके गुण, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तो कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब ना पूछा जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, संलयन का अर्थ ही होता है जुड़ना। अब इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है दोस्तों। मान लेते हैं एक नाभिक हल्का है और एक ये है, और ये जब दोनों मिल करके किसी भारी नाभिक का निर्माण कर दें तो इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। परिभाषा देखते हैं, क्या लिखना है, समझ में आ गया। लिखना क्या है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, संलयन का अर्थ ही होता है दोस्तों जुड़ना।
जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का हल्का नाभिक है, एक हाइड्रोजन का, दोनों मिलकर के यहाँ पे हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा डिफिनेशन। अब देखिए संलयन और विखंडन दोनों में अंतर है। अब की बार एक भारी नाभिक क्या होगा जब दो हल्के नाभिक में टूट जाएगा। मान लो एक भारी नाभिक है और दो हल्के नाभिकों में, ये दोनों समान नाभिक होंगे, टूट जाता है तो इसको कहते हैं विखंडन। लेकिन विखंडन तभी होगा जब इस पर कोई क्रिया होगी, यानी इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार की जाएगी या बमबारी। तो लिखना कैसे है फ्रेंड्स, वो आपको हम दिखाते हैं। लिखेंगे कैसे कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं ना। क्या होता है, हमने बताया कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार लिख दीजिए या बमबारी की जाती है तो वह दो बराबर नाभिकों में टूट जाता है ना। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। जैसे क्या है, यूरेनियम है और यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो ये क्या है, बेरियम और क्रिप्टॉन दो हल्के नाभिकों में टूट गया है और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और इसके एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाए तो जो परमाणु बम होता है, एटम बम जिसको कहते हैं ना, गांव में बच्चे आइटम बम कहते हैं, लेकिन एटम होता है, एटम यानी परमाणु। तो एटम बम होता है यानी परमाणु बम होता है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन या फिर हाइड्रोजन बम बोल देंगे। ठीक, वो नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति, और ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितना बोले वो कम है द्रव्यमान क्षति को लेकर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, अब की साल भी पूछा गया था। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, और तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखो द्रव्यमान क्षति क्या है, इसको भी हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कोई परमाणु है तो इस परमाणु के नाभिक का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, वास्तविक द्रव्यमान। एक देखो क्या होता है, एक वास्तविक द्रव्यमान होता है, इस परमाणु के जो नाभिक का एक वास्तविक द्रव्यमान होगा, यानी पूरे परमाणु का एक वास्तविक द्रव्यमान है। और दूसरा इसमें क्या है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी जो न्यूक्लियन है, उनका भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, वही चीज़ है। ध्यान से समझिए, लिखना कैसे है बच्चों, लिखना है कि किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है ना, यानी जो हमने बताया ये नाभिक है, इस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। यानी जो परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उस नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस अंतर को ही क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं। फार्मूला होता है डेल्टा एम बराबर जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का एम। अब देखिए डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति, जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या, एम पी क्या है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान है, ए माइनस जेड किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के। क्योंकि हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाते हैं, या इसको प्रोटॉन बोलिए। तो ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है दोस्तों, और उसके बाद एम एन क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति की डिफिनेशन होगी। और यहाँ से ये फार्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अब की बार तो 5 नंबर का आया था इस पे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन जाइए, जहां पर आपके 12th एग्जाम की तैयारी बेटर तरीके से हो सके। और यहाँ से खास बात यह है कि इसकी जो PDF है मेरे दोस्त, आपको हम इसकी PDF शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं।
तो यहाँ से आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं जो प्यारे बच्चे, वो अपने मोबाइल में टेलीग्राम को खोलिए, MK सर इंस्पिरेशन सर्च मारिए, ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।